हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फेरो एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने पैरा इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने क्वार्ट्ज का एग्जांपल देकर समझाया था। तो आज हम वहीं से कहानी शुरू करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर के अंदर आपके डाई इलेक्ट्रिक आते हैं, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर आपके पैरा इलेक्ट्रिक आते हैं। पैरा इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसके अंदर हमने फिर पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था। और अब हम बात करने जा रहे हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। तो अगर हमने आपको पैरा इलेक्ट्रिक की बात बताऊं तो पैरा इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के साथ साथ जो आपका पोलराइजेशन होता है नॉन लीनियरली वेरी करता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, परमानेंट डायपोल होते हैं और जीरो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखते हैं तो पोलराइजेशन भी जीरो है। इसका ये मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नहीं शो करता है, जीरो है। यानी अगर ये ग्राफ ऐसा कुछ होता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पर कुछ पोलराइजेशन शो करता, तो हम बोलते कि इसमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द डायपोल गेट्स अलाइन इन द फील्ड डायरेक्शन एंड रिजल्ट ऑफ नॉन जीरो पोलराइजेशन। इतना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज हम शुरू करते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की कहानी। तो इस मटेरियल में भी डायपोल होते हैं और इस मटेरियल में भी जो डायपोल होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्सेप्ट कुछ डोमेन में ये डायरेक्शनल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे क्या हैं, डोमेन्स हैं। तो अगर हम डोमेन के अंदर बात करूं तो आपके जो डायपोल्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे। बट एक डोमेन से बगल वाले डोमेन के बारे में बात करूं तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई किया इस मटेरियल पर, तब ये कंडीशन होती है कि डोमेन के अंदर तो डायपोल सेम डायरेक्शन में होंगे, बट एक डोमेन से दूसरे डोमेन की बात करेंगे तो डायपोल की डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर हम लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आपके सेम डायरेक्शन के जो आपके डोमेन्स थे वो क्या होंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे जब हमने लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो आपके नॉन डायरेक्शनल या नॉन फेवरेबल डायपोल थे वो भी आपके क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये आपके मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के मैंने 3 केसेस लिए हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो क्या है, आपके डोमेन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कुछ डोमेन्स जो हैं वो आपके मर्ज हो गए और जो आपके डायपोल की डायरेक्शन है वो एक सिंगल डायरेक्शन में हो गई। और जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे के सारे जो डायपोल हैं सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो गए और एक सेचुरेशन केस आ गया। तो आइए, यही थ्योरी हमने लिखी हुई है। इट कंटेन्स डायपोल इन अ रैंडम डायरेक्शन एक्सेप्ट सम डायपोल्स इन सेम डायरेक्शन इन अ डोमेन। तो डोमेन वर्ड जरूर से याद रखिएगा। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में ऑलरेडी डोमेन पहले से ही होते हैं। जब हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो फेवरेबल डोमेन जो है वो एक सेम वन डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और आपस में मर्ज हो जाएंगे। जब हम ज़्यादा फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो जो अनफेवरेबल डायपोल है वो भी सेम में मूव कर जाएंगे। तो जो आपका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो हिस्टेरेसिस कर्व की फिनोमेना को रखता है। आइए बात करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व क्या है। ये हमारा हिस्टेरेसिस कर्व कहलाता है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो जो मैंने आपको बताया था कि पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, ऐसा कुछ कर्व होता है नॉन लीनियरली। तो सेम वहीं से शुरू करते हैं कि ये आपका हमने धीरे धीरे यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा पोलराइजेशन भी बढ़ रहा है। फिर एक सैचुरेशन स्टेट आ जा रही है जब सारे आपके डायपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। वहाँ पर हम कहते हैं कि एक सैचुरेशन स्टेट आ गई। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को धीरे धीरे कम करते हैं तो ये वापस ये सेम पाथ नहीं फॉलो करता है। वापस में क्या होता है, ये वाला पाथ फॉलो करता है। ठीक है, यानी अगर हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाकर जीरो भी कर दें तो भी जो पोलराइजेशन है वो क्या है, जीरो नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि उस केस में आपका अभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तभी भी इतना पोलराइजेशन है, जबकि पैरा इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो कर रहे हैं यानी वापस अगर हम इसी पाथ से आ रहे हैं तो पोलराइजेशन भी जीरो हो जाता था। बट अब हमें पोलराइजेशन को अगर जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव डायरेक्शन में लगाया तो पोलराइजेशन धीरे धीरे करके जीरो आ गया। बट हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो पोलराइजेशन है वो निगेटिव साइड में सैचुरेशन में आ जाएगा। फिर वापस से अगर हमें पोलराइजेशन को पॉजिटिव में लाना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को धीरे धीरे घटाएंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो भी कर देंगे तो भी आपका जो पोलराइजेशन है वो कभी जीरो नहीं होगा। किस केस में जीरो आ रहा है आपका पोलराइजेशन, जब आप कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं।
तो ये आपका हिस्ट्रेसिस कर्व हो गया। यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है जैसे कि ये आपका ओबी जो है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और तब भी कोई मटेरियल आपका पोलराइजेशन शो कर रहा है तो उस केस को हम बोलेंगे आपका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ओबी को हम रिमेनेंट पोलराइजेशन भी कहते हैं, रेजिडुअल पोलराइजेशन भी कहते हैं। और ओ सी कर्व की बात करें तो ओ सी कर्व आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे आपका पोलराइजेशन जीरो हो रहा था, यानी कोएरेसिव फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हिस्ट्रेसिस कर्व बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर हम हिस्ट्रेसिस लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया इस कर्व के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्रेसिस एरिया, यानी ये जो भी एरिया है ये एक तरीके से लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकली हमारा जो पाथ है वो ये फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया तो जो भी ये पोलराइजेशन इकट्ठा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने के बाद वो एज अ लॉस शो हो रहा है। तो यानी इस लॉस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो आपका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो आपका पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। यानी हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारे लॉसेस कम होंगे और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका कैसे कैसे चेंज हो जाएगा, वापस से पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल के ग्राफ में चेंज हो जाएगा। बट कब? जब आप टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इस क्यूरी टेम्परेचर पे जो हिस्ट्रेसिस एरिया है वो आपका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि डोमेन कॉन्सेप्ट इज ओवर, यानी अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर की बात करें तो ऐसा नहीं कि उसमें डायपोल्स नहीं है, बट उसमें डोमेन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। रैंडमली डायपोल होंगे जो कि आपकी पोलराइजेशन को नहीं शो करेंगे। तो अगर हम ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो हमारा रैपिडली फॉल होता है जो आपका ससेप्टिबिलिटी होती है, लेकिन अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से पहले की बात करें तो वो स्लोली इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो हमारा मटेरियल है वो हमारा पैरा इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा। तो क्यूरी टेम्परेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे थोड़े से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को ये अपने मटेरियल में भी काम आएगा। अगर आपको मेरे पोलराइजेशन के लेक्चर्स याद हों, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जरूर जाकर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो मैंने उसमें ऑर्बिटल पोलराइजेशन के बारे में बताया था, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था आपका? N अल्फा EINT, ठीक है। और पोलराइजेशन का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट ज़ाई ई एक्सटर्नल, यानी ई एक्सटर्नल की हम जब भी बात करेंगे तो हम ससेप्टिबिलिटी को कंसीडर करेंगे, और ई इंटरनल की जब भी हम बात करेंगे तो हम अल्फा को कंसीडर करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, यानी यहाँ तक के फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी थी। तो अब अगर हम इस इंटरनल यानी इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ से ई इंटरनल की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर आपका अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दिए तो आपका इस तरीके से कुछ इक्वेशन बन जाएगा। इस पूरे टर्म को अगर हम इधर लेकर जाएंगे और पी को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब अगर हम इस पूरे टर्म को इधर लेकर गए हैं तो पी को कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म आपका कॉमन में आ जाएगा और ये टर्म आपका ये वाला टर्म है। अब हम पी की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो सेम आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन पूछी जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब मैंने आपको क्या बताया कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दे रहे हैं, तो भी पोलराइजेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तो तब पॉसिबल होगा यानी यहाँ पर 0/0 की कंडीशन आ जाए, यानी ऊपर ई एक्सटर्नल जीरो है और ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाए। इन दैट केस हमारी कुछ लिमिटिंग वैल्यू होंगी, जैसा कि अगर आप पढ़े होंगे मैथ्स में, तो यानी 1 - अल्फा एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम जीरो की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो 0/0 की जो कंडीशन बन रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक लिमिटिंग फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ से बात करें तो एक कंडीशन निकल कर आती है जो कि आपकी ये होती है N अल्फा गामा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1। याद रखिएगा। और स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का मतलब है देयर इज सम पोलराइजेशन व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किए हैं तो आपका पोलराइजेशन जीरो नहीं हुआ है। किस केस में? उस केस में। अब अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया हुआ था। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दें, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड भी कर दें, तो आपका यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा। एप्सिलॉन नॉट N अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई
1 माइनस एन अल्फा गामा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पूरी फैक्टर है ये आपका ससेप्टिबिलिटी की इक्वल हो जाएगा। इसको और इसको अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम यहीं पर हमने ये चीज़ की है। इससे हमारी ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला आ गया है। और चूंकि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये फॉर्म में लिखने के लिए हम जो ये ऊपर का पूरा ये टर्म है इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, और इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर थीटा आपका क्यूरी टेम्परेचर है, याद रखिएगा ये चीज़ जरूर से याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले में जो आपका ससेप्टिबिलिटी है वो हमेशा फेरो इलेक्ट्रिक की कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो हमेशा थीटा से बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी ये जो पूरी ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के, तो यहाँ पर आता है रोशेल सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका रोशेल सॉल्ट होता है वो आपका 2 क्यूरी टेम्परेचर को बेसिकली शो कर रहा है, यानी एक -18 डिग्री सेंटीग्रेड और एक दूसरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर कोई मटेरियल में ये टेम्परेचर की बात करें, यानी अगर हम रोशेल सॉल्ट मटेरियल में इस टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस टेम्परेचर के बीच में ये मटेरियल फेरो इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। और जहाँ ये टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी -18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो ये पैरा इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। तो ये आप जो इसकी क्यूरी टेम्परेचर है याद रखिएगा, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। रोशेल सॉल्ट के लिए ये 2 क्यूरी टेम्परेचर आते हैं और BaTiO3 बेरियम टाइट्रेट के लिए ये 3 टेम्परेचर आते हैं। ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेंटीग्रेड। KDP के लिए बात करें अगर हम पोटेशियम डाइफॉस्फेट, तो वहाँ पर भी एक वैल्यू आती है। अब हम बात करते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक की। तो जब आप इसमें भी डोमेन बने होते हैं, इसमें भी डायपोल होते हैं, तो जब हम आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो जो डोमेन्स होते हैं उसमें क्या था कि वो सेम डायरेक्शंस में आपके डोमेन्स आ जा रहे थे, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, जो आपके डोमेन है वो क्या हो रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको अगर लग रहा होगा जैसे यहाँ पर क्या है कि ये जो डोमेन है ये आपके सेम डायरेक्शंस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए तो डोमेन एक सेम डायरेक्शंस में आ गए थे। अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होगा कि एक डोमेन में जो इतने डायपोल्स होंगे और उनके रिजल्टेंट डायपोल की बात करें तो वो एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कोई भी आपका पोलराइजेशन नहीं शो करेगा। जैसे जैसे और इस केस में जब लो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा, क्योंकि इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो पोलराइजेशन नहीं शो करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे पोलराइजेशन इसमें शो होने लगेगा। इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, लेड जीरोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ADP। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या एंटी फेरो इलेक्ट्रिक एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। तो हाँ, लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो एज अ इंसुलेटर भी वर्क करता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।